मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डीन रिसर्च JECRC यूनिवर्सिटी, आज एक विशेष परिचर्चा लेके आपके बीच आए हैं। परिचर्चा का विषय यूँ तो नया है, किंतु पुरातन काल से हम लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा है, और वह है भारतीय ज्ञान परंपरा, माने इंडियन नॉलेज सिस्टम। किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या उसका इतिहास है और क्या उसका परिप्रेक्ष्य है, और किस तरह से वो प्रासंगिक है आज के सब विषयों के साथ भी। इस सब पर हम चर्चा करने आज इकट्ठे हुए हैं। और आज हमारे बीच जो गणमान्य लोग उपस्थित हैं उनका मैं एक बार आपसे परिचय करा दूं। हमारे बीच हैं प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी, जो कि समाजशास्त्र के एक नामचीन हस्ताक्षर हैं, देश दुनिया में जाने जाते हैं। और समाजशास्त्र का कोई ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसा वर्कशॉप नहीं होगा जहां राजीव गुप्ता जी को सम्मानपूर्वक ना बुलाया जाए या उनके विचार ना लिए जाएं। हमारे बीच हैं प्रोफेसर DP मिश्रा जी, जो कि अगर कहा जाए भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत सारे घटकों में से अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे रामायण है, गीता है, उन पे कभी चर्चा करने का अगर मन होता है तो विश्वविद्यालय में मिश्रा सर से बेहतरीन कोई इस विषय पर रिसोर्स पर्सन नहीं हो सकता। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विक्टर गंभीर साहब, प्रेसिडेंट JECRC यूनिवर्सिटी। एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के अलावा सर का जो विभिन्न विषयों पे जो विशेषज्ञता है, और विशेषकर जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो कई बार सर से चर्चा करते समय ये महसूस हुआ कि सर का वो जो एक कनेक्ट है कि क्यों ना हम अपने पुरातन संस्कृति को, पुरातन शिक्षा शैली को क्यों ना बच्चों के साथ शेयर किया जाए और क्यों ना उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो ये एक बिंदु था जिसने हमें प्रेरित किया कि इस विषय पर एक कार्यक्रम किया जाए। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ND माथुर साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और प्रोफेसर माथुर को आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में बोलते हुए सुना होगा, और उनके विचारों से जब हमारा जब परिचय होता है तो विषय की नई प्रासंगिकताएं हमारे सामने आती हैं और विषय की नई रोचकताएं सामने आती हैं। तो इस इतने लर्नेड पैनल के साथ आज हम ये परिचर्चा करने जा रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये परिचर्चा न केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए बल्कि हमारे प्राध्यापकों के लिए, और जब ये कार्यक्रम टेलीकास्ट होगा तो आम दर्शक के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं प्रोफेसर गुप्ता जी से सबसे पहले आग्रह करूँगा कि सर, जब हम बात करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंशिएंट नॉलेज सिस्टम, so the first question comes in the mind that what is Indian knowledge system exactly? How to define it? Thank you, Sanjay. In fact, it's a very important question. But before giving answer to this particular process, we would like to understand what is knowledge itself. Knowledge refers to consciousness. The consciousness by which we can understand the relationship between nature and man, and then later on between man and man. So all sort of relations which a particular society possesses, that constitute knowledge, and through that level of consciousness we try to understand different levels of relationship which we find. Now, as far as Indian system of knowledge is concerned, or if you translate this particular term, Indian tradition of knowledge is concerned, we find 2 or 3 important aspects. Is Indian system of knowledge parochial in character? It's a very interesting kind of elaboration. The second thing is, which is associated with my discipline also, Indian system of knowledge or Indian tradition of knowledge, it is associated with the universalistic system of knowledge. Where it's a very interesting argument to examine the relationship between Indian tradition of knowledge, Greek system of knowledge, and Chinese systems of knowledge. These are the ancient civilizations, and in these ancient civilizations we find different modes of protections. Agriculture was one of the basic occupations, but at the same time some kind of semi-urban kind of occupational realities were also there.
and we were trying to understand all these dimensions. So Indian system of knowledge, in my opinion, is associated with the universalistic system of knowledge. All classical texts, different schools of philosophy, these schools of philosophy and all Indian classical texts, they elaborate several kind of relationship. They elaborate several kind of occupational moralities. They elaborate several kind of rules, regulations, procedures. And they also talk about the structure of hierarchy, the structure of discrimination, how the process of marginalization begins, where we find that kind of presence by which certain categories of society understand what is happening with them. So the element of exploitation, the element of discrimination, the principles of equalities, the principles of occupational mobilities, the distanciation, if all these things we would like to understand, and if we are interested to understand these things, then probably Indian system of knowledge or all classical texts along with schools of philosophy, they provide us lot of opportunities, and it is good that the organization in JECRC is raising several issues related to the Indian systems of knowledge. But one point, friends, which I would like to raise, Indian system of knowledge, please do not associate it with the element of glorification. Glorification is not there. Pastness of past is also not there. Knowledge always undergoes the process of advancement. So in that advancement, in that evolutionary principle, we must understand Indian traditions of knowledge, because it provides lot of opportunities to understand own personality and other personalities. I would like to finish with 3-4 important things: to know the knowable, to know the knowable more, to know the knowable critically, to unknow the knowable because that is falsehood, and that false based knowable is replaced by the actualities or realities. These are the 4 major issues which can be understood in a very, very significant manner if we go into the detail with the Indian system of knowledge. Very good. Very good. Sir, as you just said that we should avoid glorification. Yes. So I connect this point with my next question to Professor Gambhir. Sir, is it glorification that we are starting? We have started talking about Indian knowledge system. Is it glorification? देखिए प्रोफेसर साहब ने बहुत एक दार्शनिक रूप से एक अपना कंसेप्ट अपने सामने रखा है। हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हैं। एक मोहम्मद इकबाल ने लगभग 100 वर्ष पहले ये कहा था उसमें कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है अब तक नामो निशा हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कि हम लोग पिछले लगभग 1000 वर्षों से 1000 से लेकर 1947 तक हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रांताओं ने बाहर बाहर से आके और भांति भांति के आक्रमण हमारे ऊपर रहे, और उसमें हमारा जो एक नॉलेज का जो ट्रेजर था, जो हमारे पास भंडार था, जो हमारे पास पुस्तकें थी, जो हमारे पास पांडुलिपियां थी, कहा जाता है हम लोग तो नहीं थे ना, कोई आज उसका प्रूफ हम देखने को मिलता है, लेकिन वो या तो यहां से चुरा ली गई या जला दी गई या उसको वो कर दिया गया। हम लोग देखिए ग्लोरिफिकेशन तो अननेसेसरी किसी भी चीज का होना नहीं चाहिए। आज जब हम नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, नॉलेज सिस्टम, कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास अपना नॉलेज सिस्टम ना हो। तो अगर हम लोग मान लीजिए आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो उनके यहाँ जो हमारे को ओल्डेस्ट लिटरेचर मिलता है वो लगभग मतलब ईसा पूर्व कुछ बहुत कम चीजें ऐसी हैं, वो अब्राहम जो रिलीजन माना जाता है उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें वहां पे नहीं मिलती। और अगर मॉडर्न साइंस की बात करें वो तो डेवलपमेंट ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का लगभग 400 साल 400-500 साल पुराना है। और
अगर इंडियन हम लोग अगर अपनी इसकी बात करें, जिसको हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, और वो सब जो हैं ज्ञान के भंडार के रूप में हैं। उसको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है नॉर्मली उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता कि आप बोलते हो जी आप एक तो हमारा मतलब विश्वास ये है कि वेद उतने पुराने हैं जितना सनातन धर्म, और सनातन धर्म तब से जब से सृष्टि, तो वो तो एक जिसको कोई हमारे पास उसका प्रूफ कोई निकालना भी चाहे तो शायद निकल नहीं पाएगा। और दूसरा ये माना जाता है, एक कंसेप्ट ये माना जाता है कि वेद महाभारत काल में वेद व्यास द्वारा जो है लिखे गए, और उस बात को भी लगभग आज की डेट में 5100 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उसको भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता कि आपके पास कोई लिखने का ना तो कोई भाषा का पता है कि किस भाषा में लिखे गए, ना उस समय कोई कागज नहीं था, इंक नहीं थी, जिसको जहां उनकी सोच है। लेकिन हमारी जो बड़ी क्लैरिटी है, अगर इसको देखें पुराने उसको हम लोग देखें कि ये जो वेद उपनिषद पुराण अगर ये 5000 वर्ष पहले हैं तो स्मृति और श्रुति के कारण ये आगे बढ़े हैं। ये ज्ञान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को स्मृति और श्रुति आपने सुना, आपने याद किया और अगली जनरेशन को पास किया, उससे ये परंपराएं आगे बढ़ी हैं। तो उसमें वाक्य में मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं कि जो ज्ञान का अपार भंडार हमारे पास है वो शायद आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं दिखता है। और जो समाज या जो देश अपनी विरासत को संजो के और रख नहीं सकता और उस पर गर्व नहीं कर सकता, तो वो समाज मेरे हिसाब से ग्रो उतना नहीं करेगा जितना होना चाहिए। तो गौरव का विषय है कि अगर हम अपनी पुरातन संस्कृति और अपने नॉलेज सिस्टम के प्रति अगर गौरवान्वित हों तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जैसा कि अभी गंभीर साहब ने कहा कि पुरातन साहित्य जितना भी था वो स्मृति और श्रुति सुनने और याद रखने के सिर्फ 2 ही पहलुओं पर सारा निर्भर था, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी नाते आगे बढ़ रहा था। उसी से एक जुड़ा मैं प्रश्न प्रोफेसर मिश्रा साहब से मैं पूछना चाहूँगा। सर, एज वी आर अवेयर that the ancient knowledge in India was preserved and transmitted orally until a few centuries back through Guru Shishya Parampara. That is very important aspect of that Shruti or Smriti concept. So that Guru Shishya Parampara in this digital age, is it possible? Is it practical? What is your opinion? Look, that speaking and listening, that was there in Vedic time. And Vedic time, as Professor Gambhir Sahab has said, that महाभारत के टाइम में वेद व्यास ने वेद लिखी होगी। एक्चुअली गीता में एक श्लोक है, वेद्यम पवित्र ओंकारम, कृष्ण डिफाइंस हिमसेल्फ, वेदों में मैं ओंकार हूँ। सो गीता रेफर्स टू वेद, गीता रेफर्स टू वेद, and then there is Vedic Sanskrit which died, and then thereafter another Sanskrit evolved. The Mahabharata or Gita is written in second Sanskrit, not first Sanskrit. आपको टोकना चाहूंगा, आपने बात कही कि गीता में कहा गया कि वेदों में मैं हूं, माने वेद का रेफरेंस वहां लिया गया, इसलिए वेद और बोलने पहले वाले हुआ। श्री कृष्ण अगर श्री कृष्ण वेद की उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पुरातन संस्कृति और हमारा नॉलेज सिस्टम कितना पुराना एंशिएंट है। श्री कृष्ण से बड़ा और गीता से बड़ा तो कोई मेरा ख्याल है कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो वो भी वेद को मानते हैं। हाँ, तो जो उस समय जो कही जाती ना सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को उसके साथ नैरेटिव याद आ गया। सॉरी जी जी जी
जो ब्रह्मा है Yes, sir. उनके 4 मुख हैं, लेकिन चारों मुख स्थिर हैं। और वो 4 जो मुख है ना, वो 4 वेद को रिफ्लेक्ट करने वाले Reflect हैं। करते हैं. Yes, और दूसरी तरफ विष्णु हैं, जिनके सारे हाथ बहुत एक्टिव हैं और वो एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज को Yes. रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। ब्रह्मा और विष्णु के इन कंसेप्शंस को अगर हम मिला करके देखें तो इंडियन सिस्टम जो पूरा है नॉलेज का, वो हमारे सामने आ Yes, जाता जी है। बिल्कुल। yes. हाँ. जी सर। सर, Sorry, आप- sir। तो जो वेदों में है ना, जो देयर हैड नॉट बीन एनी स्क्रिप्ट, वेद जब तक वैदिक काल जब बोलेंगे तो देयर हैड नॉट बीन एनी स्क्रिप्ट. देवनागरी स्क्रिप्ट हैज टेकन प्लेस इन सेकेंड संस्कृत era. It is termed, it can be termed as a matter of era, Vedic era. जी And then this Mahabharat Kal is in Dwapar era, Yug. So after Satyug is related with Vedic Kal. Then Treta, Ramayan Kal. तो तभी से ये स्मृति और श्रुति के जरिए ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा और गुरु शिष्य स्मृति परंपरा श्रुति साथ साथ चलता रहा है, जी लेकिन in rigid form it had been in Vedic Kal, and people were asked Sishya. जी They were not to, there is no question of writing, and there was a purpose of it. Purpose had been that what you remember goes into your blood, inculcates into your sanskar. मॉडर्न साइंस सेज इज डीएनए Ah, right. So when it comes to sanskar, you will be able to make use of it. Remember the instance of Karna trying to pull out the wheel, and when he was disarmed, Krishna asked Arjun to kill him. Then he said, now I am disarmed, you cannot arrow me down. Then Krishna says that you killed Abhimanyu, so you should be killed. Now you see, that time he had forgotten, श्राप था कर्ण को, that you will forget Brahmastra. When it will be needed, it will be most needed, then you will forget. So आप चला नहीं पाओगे तब. ब्रह्मास्त्र was of no use to him. स्मृति से ही चला गया स्मृति से चला गया. तो वेदों की ऋचाएं जी वो had been supposed to be remembered by all human beings, so that their sanskar would have been Vedic. That is the relevance. Thereafter, when the knowledge volume increased and increased, everything you cannot hope to remember. So a script came in. And now when you say digital world, जी right? So many engineerings are there. Can you remember everything? You cannot. नॉट पॉसिबल Therefore, the script had been invented, the books came into play, and such a storage, indexing. When you write a book, there is an index. इंडेक्स इन देयर You cannot hope to remember everything. So, expansion of knowledge made it mandatory to have somewhere a storage of knowledge in the form of book, a script, all sorts of such kind of thing. Thank you. बिल्कुल सर अगर सर की बात से हम लोग सभी सहमत भी होंगे कि इस तरह से ये ज्ञान जो है आगे बढ़ता रहा और नहीं लिखने का प्रचलन जो था वो भी लॉजिकल था कि भाई क्यों नहीं था. तो अगर हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे आए, मेरा सवाल प्रोफेसर एंडी माथुर साहब से है कि सर अगर हम मॉडर्न इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें तो ये कहा जाता है कि द फॉर्मल इंडियन एजुकेशन सिस्टम इनहेरिटेड फ्रॉम मैकाले पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी, मैकाले एजुकेशन सिस्टम, and that system has kept the ancient Indian knowledge heritage out of the reach of the budding young students, citing reasons of lack of rigor and scientific value. Don't you think
it is arguably an incorrect perspective? देखिए, मैकाले का जो सिस्टम था, अगर आप वो लेटर भी पढ़े जो मैकाले ने लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, तो उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि इन लोगों पर राज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध है, और इस समृद्ध ज्ञान परंपरा को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक इन पर शासन करना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए मैकाले का एजुकेशन सिस्टम आया, जिससे इस समृद्ध ज्ञान परंपरा को तोड़ा जा सके और ब्रिटिशर्स यहाँ राज कर सकें। और उसके लिए उन्होंने प्रयास किए, बिल्कुल जो है बिल्कुल क्रमबद्ध प्रयास किए गए, जिससे यहाँ की ये साइट किया गया कि साहब ये जो है साइंटिफिक नहीं है, ये ज्ञान परंपरा जो है इसका वैलिडेशन नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, और इस नाम पर उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ऐसा वक्त आया और उससे भारतीय ज्ञान परंपरा को काफ़ी नुकसान भी हुआ, बीच में एक कड़ी टूटी, लेकिन अब धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं। अब AICTE भी प्रयास कर रहा है, बाबा रामदेव ने एक बोर्ड बनाया है, भारतीय ज्ञान परंपरा बोर्ड, और AICTE ने भी एक सेल बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में AICTE ने IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन सिस्टम सेल की स्थापना की है, जिसमें लगी भारतीय ज्ञान संवाहिनी, भारतीय ज्ञान संवर्धिनी, भारतीय ज्ञान संपोषणी, इस तरह से। और देन इसमें ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कैसे होगी भारतीय ज्ञान परंपरा की, देन इसको कैसे डिसमिनेट किया जाएगा भारतीय ज्ञान परंपरा को, इसकी सोशल एप्लीकेशंस ढूंढी जाएंगी, कैसे इसकी सामाजिक उपादेयता जो है उसका वैलिडेशन और वेरिफिकेशन हो। उसके लिए ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर को स्प्रेड करने का काम, और देन उससे एप्लीकेशंस निकालने का काम, उससे उसके लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाए, उसकी इंटर्नशिप की जाए, जिससे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ते हैं। सर, जब आप बात कर रहे हैं कि UGC एंड AICTE भी इस बारे में विचार कर रही है और नए नए उन्होंने जो है कार्य भी शुरू किए हैं, तो मैं सर से, गंभीर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, सर आप हायर एजुकेशन में पिछले बरसों से हैं और आपने बहुत नज़दीक से कई सारी पॉलिसीज़ में भी देखा है कि इस तरह की पॉलिसी बनती हैं, इस तरह के इनिशिएटिव शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा है कि क्या इस तरह के इनिशिएटिव वाकई बच्चों को कुछ लाभ पहुंचाते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस को बदलने में सहायक होते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आज के बच्चे अगर उस तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए शिक्षा और रिसर्च, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है इंडियन नॉलेज सिस्टम में? देखिए, अभी ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी जो अभी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर ये बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की गई कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट किया जाए। इसकी बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाएं तो आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी है इटली में, लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। तो पहली यूनिवर्सिटी मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, उसको मान सकते हैं, वो पहली यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो 1847 में 3 यूनिवर्सिटीज पहली बार बनाई गई थी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ये 3 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी। तो उसको 1847 से अगर हम लोग चलते हैं तो वो लगभग 185 वर्ष पुराना। तो जो हायर एजुकेशन सिस्टम जो आज प्रेजेंट रूप जो इसका हम लोग देख रहे हैं, वो ओल्डेस्ट पूरे धरती की बात करें तो 1000 वर्ष पुराना, और भारतवर्ष की बात करें तो 185 वर्ष पुराना। लेकिन ये हमारा इतिहास बोलता है कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय के रूप में बहुत स्ट्रांगली स्थापित थे। और जब हम लोग नालंदा की बात करते हैं, विदेशी छात्र भी पढ़ने आते थे, बहुत बड़ी संख्या में विदेशी छात्र थे। और जो पढ़ाई किसकी होती थी? शल्य चिकित्सा, सर्जरी, मेटलर्जी, मतलब साइंस के जो मोस्ट एडवांस्ड वो थे, आयाम, वो तब यहां पढ़ाए जाते थे। और उसका एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा। आप दिल्ली से अगर कुछ लोग हैं स्टूडेंट और कभी कुतुब मीनार में अगर आप गए हैं तो वहां पे एक मीनार है, लोहे का एक मीनार है, उसके बारे में यह माना जाता है कि उसमें कभी जंग नहीं लगता। और वो मेटलर्जी, मतलब वो लगभग 700-800 साल पुराना तो वहां है। उससे पहले उसको यह माना जाता है कि वो अशोक के काल से लाके और उसकी यहां पे स्थापना की गई थी। तो वो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि
हम लोगों ने ये जो एक वर्ष 1000 में जब पहला आक्रमण हमारे पर हुआ और उसके बाद जितने आक्रमण हुए, शुरू में जितने भी आक्रमण हुए, उन आक्रांताओं का एक ही उद्देश्य था कि हिंदुस्तान में वेल्थ है, पैसा, सोना, हीरे जवाहरात, उसको लूट के और आप ले जाओ और चले जाओ। तो ये सिलसिला चला लगभग 400 साल। उसके बाद फिर मुगल में जब आए, बाबर आए, तो वो तो यहां पे फिर उसके बाद सेटल हो गए, उन्होंने फिर अपनी कॉलोनी डेवलप करनी शुरू कर दी। तो लॉर्ड मैकाले की जब हम लोग बात करते हैं 1835 के मिनट्स ऑफ मीटिंग में, वो थोड़े डिस्टॉर्टेड हैं। बड़ी जगह ये आता है तो उन्होंने कहा जी मैंने यात्रा की और गुरुकुल थे और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे। 1835 में गुरुकुल की संख्या लगभग ना के बराबर थी। हमारा पुराना इतिहास ये जरूर बोलता है कि किसी समय में हिंदुस्तान में 6 लाख गुरुकुल थे, और आज अगर हम मॉडर्न उससे इसको रिलेट करें तो आज की डेट में हमारे लगभग 6,75,000 तो गांव ही हैं। तो इसका मतलब अगर तब इनहैबिटेशन को देखा जाए तो शायद हर गांव में एक गुरुकुल होता था, वहां पे एक टीचर होता था, और यहां पे 20, 25, 50, 100 लोग जो आते थे और अलग अलग शिक्षा ग्रहण करते थे। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जैसे हम लोग बात करें, अगर हम लोग बहुत सिंपल एग्जाम्पल, जो द्रोणाचार्य गुरुग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं, जो आज गुरुग्राम हरियाणा में गुड़गांव के नाम से था, गुरुग्राम नाम कर दिया गया है, तो वो तो एक राजगुरु थे। केवल राजकुमारों को पढ़ाने के लिए उन्होंने उस आश्रम की स्थापना की थी। 5 पांडव, 100 कौरव, 105 लोगों को उन्होंने पढ़ाया था। और 105 लोगों की अगर आप उसकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता देखें तो हर एक की विशेषता अलग अलग थी। तो हमारी परंपराओं में अगर हम लोग पुराने गुरुकुल सिस्टम की बात करें या फिर उन विश्वविद्यालयों की बात करें, नलंदा, तक्षशिला, धर्मशिला की, तो बहुत एडवांस नॉलेज हमारे यहां थी। आज हम उसको री एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये रिसेंटली मैं एक पढ़ रहा था, भारत सरकार ने 2-3 यूनिवर्सिटीज को ये रिसर्च के लिए फंड दिया है कि आप बाय रिसर्च ये एस्टेब्लिश करो कि ये मैथोलॉजी नहीं है। हमारे बारे में अक्सर ये बोल दिया जाता है कि रामायण मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी, व्हाट इज मिथ? झूठ। और मैथोलॉजी मींस झूठ का स्टडी तो ये मैथोलॉजी नहीं है। इसको आप अपने, अब अनफॉर्चुनेटली संस्कृत हमारे को भी नहीं आती है, तो हमारे पुराने जितने और मतलब जैसे अलग अलग सुश्रुत संहिता वो बताते हैं, उसमें पूरे का पूरा जो है आपको कैसे आपको इलाज करना है, सर्जरी कैसे करनी है, वो करनी है, सारी प्रोसीजर आज भी बहुत संस्कृत श्लोकों में आज भी हैं। तो 3-4 यूनिवर्सिटीज को अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इनको रिसर्च करके और पेपर पे लेके आओ। हमारा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है कि क्या प्रूफ क्या है आपके पास, आपका क्या प्रूफ है, आप बताओ। आपका कोई रिसर्च पेपर हो तो बताओ, आपने कहीं कोई पब्लिश किया हो तो बताओ। तो अब सरकार ने ये इनिशिएटिव जो लिया है वो लिया है कि इसको लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में पढ़ें और फिर ये साइंटिफिकली एस्टेब्लिश करें कि इनमें से कितना सच है और कितना मेथोलॉजी है। और शायद उसी आधार पे यूजीसी और एआईसीटी ने विभिन्न कार्यक्रम और इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि चिन्मय मिशन की यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रोफेसर महादेवन फाउंडर वाइस चांसलर थे। उनकी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, और इसके आधार पर उन्होंने इसमें चिन्मय मिशन यूनिवर्सिटी में भारतीय ज्ञान परंपरा पर अच्छा काम शुरू किया है, इंडियन ट्रेडिशंस पर काम शुरू किया है, और करिकुलम में किस तरह से इम्बाइब किया जाए इंडियन नॉलेज सिस्टम को। जो बात अभी सर कह रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैरा आप देखें तो पैरा 22.2 कहता है कल्चरल अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन आर अमंग द मेजर competencies considered important to develop in children in order to provide them with a sense of identity, belonging, as well as an application of other cultures and identities. It is through the development of a strong sense and knowledge of their own cultural history, arts, language and traditions that children can build a positive cultural identity and self-esteem. So new NEP का 22.2 और 22.4 पैरा जो है वो इसकी बात करता है। सर जैसा प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा, सर जैसा अभी भी गंभीर साहब ने कहा कि इतनी एडवांस नॉलेज हमारे पास पुरातन काल से थी और चिकित्सा में भी थी और भी विभिन्न विषयों में थी, और वो भारतीय ज्ञान जो था वो शास्त्र और सूक्त के रूप में वो भारतीय ज्ञान मौजूद था। तो ये ज्ञान सुलभ क्यों नहीं है
और इसकी सुलभता सुनिश्चित कैसे की जाए? देखिए, अभी मैं अपने सारे जो ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं उनको सुन रहा था। जी कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर कि एक नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉजिक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार हुआ करती है। सर ने अभी बताया कि भाई ज्ञान का समूचा क्षेत्र, ज्ञान का वो समूचा क्षेत्र जो हमारे सामने है वो मुख्य रूप से तो यात्राओं पर आधारित था। जी बिल्कुल। वो यात्राएं जब हुई, जैसे मान लीजिए बौद्धिज्म की यात्रा के बाद शंकर गए और उन्होंने पूरे देश को देखा और आदि शंकर के रूप में उन्होंने अपने समूचे ज्ञान को प्रस्तुत किया। तो यहाँ का भारतीय समाज का जो भी सिस्टम ऑफ नॉलेज आप कह रहे हैं वो बिना यात्राओं के विश्लेषण के समझा नहीं जा सकता। एक तो ये तो यात्रा हमारे लिए सबसे बड़ी मेथोडोलॉजी है जो शंकर से शुरू होती है और गांधी तक आ जाती है। जी गांधी ने भी यात्रा देश की। को समझने के लिए यात्रा की थी। तो एक तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा, अभी सब जो बता रहे थे, एक भूमिका हमको देखनी चाहिए ऋषि की, आपके आचार्य की और उपाध्याय की। ये तीन डेजिग्नेशन हमको भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलते हैं। ऋषि कौन है? जो मंत्रों की रचना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य कौन है? जो सब लोगों को पढ़ा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं ले रहे। शिक्षा। उपाध्याय हैं जो वेद पढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ वो राशियां जो है उसका भी ले रहे हैं। दैट बिकम्स ए प्रोफेशन। जी इन तीनों के साथ में हम किस तरह के इंटरेक्शंस पाते हैं? गुरु शिष्य परंपरा जिसकी आप बात कर रहे थे, एक बड़ा तीखा सा सवाल है। उस तीखे से सवाल का उत्तर मैं नहीं खोज पाया, शायद हमारे पैनलिस्ट हमको वो दे पाएंगे, क्योंकि समाजशास्त्र के अंदर उतना ज्ञान नहीं होता जो हमको आलोचनात्मक नजरिया पहुंचा दे। द्रोणाचार्य ने क्यों लिया था अंगूठा एकलव्य का? क्या ये सोचकर कि जो प्रभुत्वशाली लोग हैं उन प्रभुत्वशाली लोगों के ज्ञान को, उनकी अपनी प्रखरता को, जिसको कि ये लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, उससे कोई चुनौती ना मिले? ये फ्रेम, और इसलिए ये बिना किसी प्रकार के विवाद के हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि समाज चाहे कोई भी हो, चाहे वो भारतीय समाज रहा हो चाहे वो गैर भारतीय समाज रहे हो, उसमें जो प्रभुत्वशाली तबका है उस प्रभुत्वशाली तबके ने शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि उसके अपने उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कैप्टिव माइंड इज द प्रोटेक्ट, और उस कैप्टिव माइंड के प्रोटेक्शन को हमें समझने की, शुरुआती दौर से समझने की जरूरत है। किस तरह से हायरार्की आ गई, पैट्रियार्की किस तरह से आ गई। बहुत सारे जो हमारे पास में नैरेटिव्स आते हैं, डिफरेंट जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, अगर रामायण है तो 300 रामायण है, 300 से बिल्कुल। उन 300 रामायण के एलेबोरेशंस हैं। उन एलेबोरेशंस के अंदर ये भी पता लगता है कि राम की मृत्यु कैसे हुई, लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई, हनुमान कैसे चले। मतलब उन सब चीजों को अगर हम समझें, महाभारत को अगर हम समझने का प्रयास करें पूरी तरह से, और महाभारत को समझते हुए हम उन टेक्स्ट पर भी चले जाएं जिन टेक्स्ट की चर्चा आज के लोग करते हैं। महाभारत का माइकल मधुसूदन दत्त ने उसका पूरा का पूरा एलेबोरेशन किया, जिसमें एक नए सिरे से उन्होंने महाभारत की व्याख्या करने का प्रयास किया। मुझे ये लगता है कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में 3 चीजों की जरूरत है उसको समझने की। नंबर 1, क्या ज्ञान की प्रक्रिया एक्सट्रीम लेवल के एडवांसमेंट पर, विकास की चरम अवस्था पर पहुंच करके नीचे आती है, या विज्ञान जो कहता है और जो ज्ञान व्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम एक सरल समाज से जटिल समाज की तरफ जाते हैं। पहले वाला समाज जटिल समाज नहीं था, सरल समाज था। एग्रीकल्चर वाज द मेन इकोनॉमी। तो उसको लेकर के जो ज्ञान बढ़ता है और जैसे जैसे जटिल होता चला जाता है, हमारे ज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत होता चला जाता है। तो क्या भारतीय ज्ञान परंपरा से हम ये संकेत लेने की कोशिश करें
कि हमारे यहाँ नॉलेज का डिके है। शुरुआती दौर में सब कुछ था, सारी चीजें थी हमारे पास, और आज जो हम पा रहे हैं वो सब कुछ पहले था। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिस पर कि बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये नैरेटिव हमें एक जगह ले जाकर के खड़ा कर सकता है जहां हम अपने आप को एक अच्छा विद्वतापूर्ण समाज स्थापित कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं और करना चाहूँगा प्रोफेसर एन डी माथुर साहब से, कि सर जब हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं, वैदिक ज्ञान की बात करते हैं, तो वेदांग ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, सुलभा सूत्र जो है वो मैथमेटिक्स की बात करता है, अगर सुश्रुत संहिता की बात की जाए तो मेडिसिन की बात करता है, नाट्य शास्त्र को अगर देखा जाए तो आर्ट फॉर्म्स की बात करता है, अर्थशास्त्र में अगर आप देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो इस तरह के विभिन्न विषय हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में देखे जाते हैं। अगर योग सूत्र की बात करें तो कंट्रोल ऑफ माइंड की बात करता है। तो क्या इस ज्ञान परंपरा को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित रखना उच्च शिक्षण संस्थानों का दायित्व नहीं है? और अगर है तो वो कैसे हो पाएगा? निश्चित रूप से उच्च शिक्षण संस्थाओं का दायित्व है, और इसीलिए यूजीसी, एआईसीटी या पतंजलि विश्वविद्यालय आगे आए हैं। लेकिन और हायर एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनका दायित्व है कि अपने करिकुलम में हम इन चीज़ों को डालें। अभी नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें करिकुलम में डालने की बात है। हम भी अपने विश्वविद्यालय में वैल्यू एजुकेशन, कल्चर, इंडियन कल्चर पढ़ाते हैं। तो ये विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को जहाँ जहाँ उनको वैलिडिटी के साथ लाया जा सकता है, रिलायबिलिटी के साथ लाया जा सकता है, वेरिफिकेशन के साथ लाया जा सकता है, वहाँ मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स के सेंटर्स खुलें, या इकोनॉमिक्स में, या इसमें जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की आपने चाणक्य के अर्थशास्त्र से, तो हम ऐसे सेंटर्स खोलें जिसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जो जो विभाग जुड़ते हैं और जहाँ पर उसकी वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, रिलायबिलिटी के साथ अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स लें, ऐसी इंटर्नशिप करें जिससे उस परंपरा को आगे बढ़ा के संरक्षित किया जा सके। हूँ आपसे कि हमारी जो यूजीसी और एआईसीटी जैसे नियामक संस्थाएं हैं वो बहुत सारे प्रयास कर रही हैं। विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ के इसमें आगे कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। मेरा प्रश्न थोड़ा सा विद्यार्थियों के नज़रिए से है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से हम इस तरह के ज्ञान से कनेक्ट करें, उनकी रुचि बढ़ाएं। देखिए, विद्यार्थियों को तो अभी ये पता ही नहीं है कि उन्हें क्या पता नहीं है, तो इसलिए वो अनकॉन्शियस अननोन है उनका, उसकी तरफ उनको ले जाना जरूरी है कि ये जैसे आज हम प्रयास कर रहे हैं, अगर हम इंडियन कल्चर पढ़ाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में तो उनको पता लग रहा है कि इंडियन कल्चर पढ़ने का मतलब क्या है आखिर, और इससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं। और इस नाते तो पहले तो उनको बताए तो सही कि उनको क्या पता नहीं है, तो वो भारतीय ज्ञान परंपरा से उनकी वाकफियत हम करवाएं, और जब वाकफियत हो जाएगी तो उनकी जरूरत पैदा हो जाएगी, वो खुद उसकी डिमांड करने लगेंगे। और मास कम्युनिकेशन विभाग को साधुवाद देना हम चाहेंगे कि उन्होंने इसकी एक शुरुआत की हमारे विश्वविद्यालय में। तो वो वाकफियत कराने की जरूरत है जी, वाकफियत की जरूरत है जिससे वो आकर्षित हो। सर कुछ कुछ ज्ञान ना घर से भी आता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 20-25 साल के बच्चे को पूछिए तुम्हारे घर में गीता है क्या? गीता ही नहीं। तो एक जनरेशन पहले से ये ज्ञान तो गायब है। सर ये मेरे घर से निकाल के लाया हूँ लाइफ मैनेजमेंट विजय मेहता की, और ये हनुमान चालीसा में क्या ज्ञान है, उससे हर दोहे से रिलेटेड मैनेजमेंट का क्या क्या ज्ञान निकलता है वो इसमें है। ऐसी चिन्मय प्रकाशन की किताब है भगवत गीता एंड मैनेजमेंट, और ये इनफैक्ट हमारी रीडिंग हैबिट्स ही इतनी कम हो गई है कि हम ऐसी किताबें खरीदते ही नहीं, घरों में लाते ही नहीं, घरों में लाते ही नहीं है। तो दही जब तब बनता है जब जोरन डालते हैं, तो घर में जोरन तो डालना चाहिए, कम से कम दिखे तो गीता, दिखे तो रामायण। They come so blank-headed, beyond imagination. They have not heard. So there is no initiation in the house. इसमें मैं थोड़ा एक ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, जो हम लोग जैसे एक 3 लेवल होते हैं, जैसे हम लोग ज्ञान की बात करते हैं, फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन है। अगर उसको हम लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी से जोड़े, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन की, एक इंफॉर्मेशन को मेरे को मिल गई और वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए मीनिंगलेस है अगर मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता। तो
इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूं तो उसको अप्लाई करता हूं, और अप्लाई करके फिर वो मेरी अंडरस्टैंडिंग की लेवल पे आती है, फिर वो मेरे लिए नॉलेज का रूप ले लेती है। और उसके बाद फिर उससे अगला लेवल ये होता है कि मैं उसको अपने समाज के साथ जोड़ता हूं, अपनी जो विषमताएं हैं समाज में उनको कम करने के बारे में उस नॉलेज को जोड़ता हूं, फिर वो विजडम का रूप ले लेती है। तो हमारे यहां अगर पुराने टेक्स्ट को देखें, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, ठीक है, आपको छोटी छोटी चीजें, तुलसीदास ने लगभग 550 वर्ष पहले रामायण, तुलसी रामायण में ये लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। तो वो वैल्यू सिस्टम है, वो आपको तब बता रहे थे। अब अगर उसको आप रामायण से देखो तो रामचंद्र जी का पदार्थवाद से क्या लेना और उसका क्या करना, तो उन्होंने तब ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर आप मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट करना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा। या दोहा लिखा था, करत करत अभ्यास के जन्मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, कि अगर वो कुएं के ऊपर रस्सी जब घूमती रहती है वो उससे पत्थर के ऊपर जो है लकीर पड़ जाती है। तो मतलब इस प्रकार का वैल्यू सिस्टम जो था वो हम भूल जाएं। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण वो संस्कृत में थे। अगर हम इस प्रकार के ज्ञान को भी संजो के अगर उनको आज करने की कोशिश करें, ये जो इतना ज्ञान पड़ा है उससे आई थिंक हमारा वैल्यू सिस्टम काफी इंप्रूव हो जाना चाहिए। सर मैं पुनः गंभीर साहब के पास मैं आना चाहूँगा। सर जैसे उपनिषद का जब हम मीनिंग करते हैं तो उपनिषद का मतलब है कि पास में बिठाकर ज्ञान देना, गुरु अपने पास में बिठा के शिष्य को ज्ञान देता था, वो उपनिषद कहलाया, वो सारा ज्ञान उपनिषद कहलाया। तो इसको अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज टीचर टॉट रिलेशन। तो डोंट यू थिंक दैट सच टाइप ऑफ टीचर टॉट रिलेशन और कनेक्शन इज मिसिंग नाउअडेज देखिए, in the institutions? जैसे जैसे मतलब समाज में समय के साथ जो प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्रूव होती हैं। अगर मतलब गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल की हम लोग बात करें तो वहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम क्या था। अभी हम लोग किसी भी, मान लो कृष्ण की बात हम लोग करते हैं, वो संदीपन ऋषि के उसमें कृष्ण और सुदामा एक शिष्य के रूप में वहाँ पे रहे, और कृष्ण जो है वो 16 वर्ष की आयु में गए। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता था कि बहुत यंग एज में चले जाते थे। तो उस जो गुरुकुल परंपरा थी उसके अंदर बच्चा अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के गुरुकुल में चला जाता था, उसको सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था, और उसके बाद उसकी जितनी भी उसको क्या क्या क्रियाकलाप सारा दिन करने हैं उसी में उसकी पढ़ाई भी होती थी, उसका वैल्यू सिस्टम भी बनता था, वो लकड़ी लेने भी जाता था, वो खाना भी बनाता था। तो वो तो आज हम सोचे कि आज उसको हम लोग रेप्लिकेट करेंगे, वो वैल्यू सिस्टम आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अभी ये जो मॉडर्न में हम लोग मूल्य रहें, वैल्यूज रहें, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मटेरियलिज्म जिसको हम लोग पदार्थवाद बोलते हैं या उपभोक्तावाद बोलते हैं, उसमें अब स्टूडेंट जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो शिष्य के रूप में आता ही नहीं है, वो एक उपभोक्ता के रूप में आता है कि मैंने आपको 1 लाख रुपए फीस दी, आपने मेरे को बदले में क्या दिया। तो वो हमारे को वो एक मैसेज प्रॉपर्ली देना पड़ेगा कि देखिए आज की डेट में टीचर, पुराने टाइम में, इवन मैं अपने समय की बात करूं और माथुर साहब मेरे से थोड़े बड़े हैं, हम मिश्रा साहब मेरे से थोड़े बड़े हैं, पुराने टाइम में क्या होता था कि केवल 2 ही सोर्स थे ज्ञान के, आपको या तो टीचर से मिलेगा या पुस्तक से मिलेगा, और पुस्तक का एक्सेस भी हर व्यक्ति को होता नहीं था। तो वो अल्टीमेटली एक ही सोर्स बचा कि टीचर आपको ज्ञान देगा और आप सीखोगे। तो मींस नॉलेज विल फ्लो फ्रॉम हायर पेडेस्टल टू लोअर पेडेस्टल। आज की डेट में इंफॉर्मेशन अबंडेंटली अवेलेबल है, जितना मैं याद कर सकता हूं उससे कई करोड़ गुना इंफॉर्मेशन विकिपीडिया के ऊपर अवेलेबल है, वो चाहे गलत है चाहे ठीक है। अब उसको, लेकिन क्या उसको पढ़ के क्या मैं उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर सकता हूं या उस नॉलेज को मैं विजडम में कन्वर्ट कर सकता हूं, वहां टीचर का रोल रहेगा ही रहेगा, वहां टीचर नहीं हटेगा। तो जो लर्नर है उसको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि मेरे को अगर इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है, ज्ञान में, और उसको ज्ञान को बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए टीचर का रोल बहुत क्रिटिकल रहेगा। और वो दोनों लेवल पे एक सामंजस्य उस प्रकार का बनाना पड़ेगा कि मेरे को यहां से कुछ लेना है, तभी वो
सूचना जो है वो ज्ञान में और ज्ञान जो है वो बुद्धिमत्ता में बदलेगा। बुद्धिमत्ता में पहुंचे। यहाँ एक बीच में मैं जब चर्चा चल रही थी और ये बात हो रही थी कि विभिन्न विषयों की अगर प्रासंगिकता की बात की जाए तो वैदिक काल से हमारे सभी विषय बहुत रिच रहे हैं। तो एक सूक्त मिलता है, वह सूक्त मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि चतुर्धिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्टि तथा सहस्त्रनाम आयुत द्वय विषकंभ शासंतो वृत परिणाह। This verse computes the value of pi exactly as 3.1416. Isn't it amazing? क्या हमें अपनी इस अद्भुत ज्ञान परंपरा पर गर्व नहीं होना चाहिए? और अगर इसको कहें कि पाई का इन्वेंशन हमने किया, सूक्त में लिखा है, वैदिक मैथमेटिक्स में प्रमाण है, तो क्या इस तरह के सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए नहीं जाने चाहिए? और उन सब्जेक्ट्स की वैश्विक क्या दशा और दिशा है इस समय? यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था हाँ, JCRC 2014 में। Yes. Europeans, Americans, Canadians, they had come and they were almost jumping to tell us that the entire mathematics belong to you, and we know that except numerical method, rest of the entire mathematics is ours, Indian. अलजेब्रा जो है ना वो बीज गणित है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिकोणमिति जो है ना वो ट्रिगोनोमेट्री है। दे हैव ट्रांसलेटेड इट। मिति मीन्स मेट्री। ज्यामिति, ऑर्डिनरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री आर ऑल इंडियन। उसको ये ज्योमेट्री करके बोलते। देन गणित is Indian. When we try to understand this, it is a matter of great pride. तो इसको कम से कम to make ourselves self-confident and take pride in it, at least open electives should be there in the university, which will ponder over how to frame the syllabus and let the students know. यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी इज ए ट्रांसलेशन ऑफ विश्वविद्यालय। द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ विश्वविद्यालय इज इंडियन ओरिजिनली, हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू यूनिवर्सिटी एंड अडॉप्टेड बाय वेस्टर्न वर्ल्ड। एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड में जो क्रिटिसिज्म होता है वो बोलते हैं कि आपके पास ये क्या प्रूफ है कि ये श्लोक कब लिखा गया, ये तो आपने अभी 50 साल पहले लिख लिया। तो हमारे पास हम वो ये बोलते हैं कि पाई के ऊपर जब चर्चा होनी शुरू हुई और 16वीं 17वीं शब्द में जब इंटरनेशनल पब्लिकेशन हुआ, तब आप लोग कहाँ थे? तब आपने ये क्लेम क्यों नहीं किया कि हमारे को पाई की वैल्यू पता है? हम लोग ये भी मानते हैं पन्ननी के उसमें यह है कि पाइथागोरस थ्योरम हमने लिखी नहीं, तो लेकिन उसका वो लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब ये विज्ञान का जो विकास हुआ 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में, उस समय हम लोग अधीन थे, या तो पहले मुस्लिम थे और उसके बाद मुगल थे और उसके बाद अंग्रेज थे। हमने कोई अपनी प्रेजेंटेशन उस समय नहीं की जब इसकी परिचर्चा बहुत बड़े तरीके से हो रही थी, और आज कोई हमारी इस बात पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी खगोलीय विज्ञान की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो खगोलीय गणनाओं के भी बहुत सारे सूक्त हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें बकायदा एग्जैक्ट डिस्टेंस पंचांग है ना, हर पंडित जी बता देते हैं अगले आज से 100 साल बाद चंद्रग्रहण कब होगा। अब रात को भी टाइम देख सकते हैं आप। हाँ, पंचांग से बता सकते हैं ना। पंचांग जो बेस्ड है ना वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। पाई इज यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री, एंड सर्किल का जो इक्वेशन है ना x² + y² इज इक्वल टू r², इट इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। ये सारा सॉलिड ज्योमेट्री, द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स आवर एंसेस्टर्स न्यू, वो एस्ट्रोनॉमी है। ज्यामिति
तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने नहीं चालू किया ना, ट्रिगोनोमेट्री नहीं चालू किया ना। लेकिन तो सर, पाई जो वर्ड है ना, हाँ जी वो तो त्रिकोणमिति की चीज है। सर, बिल्कुल तो आप इसको सही कह रहे 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले ये सब हो चुका था और है। हैं। सर लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में हम वीक पड़ देयर इज रहे नो हैं। क्वेश्चन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है भाई। जी ऐसा है, ये सारी बातें आपको आपके आपके लिटरेचर से जोड़ता है ना। इतिहास से जैसे मान जोड़ता लीजिए वेद से जोड़ देता है, वैदिक मैथमेटिक्स है ना, हाँ जी हाँ जी उसे जोड़ देता है। वैदिक संस्कृत है ये तो मालूम है ना, हाँ हाँ एंड दैट इंटायर संस्कृत डाइड। तो एक लैंग्वेज कितने साल में डाई होता है, कब खत्म हो जाए? 5000 साल, 10,000 साल। सेकेंड संस्कृत कब मरा होगा? 5,000 साल। तो 10,000 साल पहले हुआ ना भाई। आपको वैदिक मैथमेटिक्स है ना, नहीं है क्या? नो वन इज यूजिंग। तो आपके पास ये प्रूफ है ना, जो हमारा ये वैदिक संस्कृत के समय में हुआ। तो इंट्रापोलेशन वर्ड होता है कि नहीं, एक्स्ट्रापोलेशन, ये साइंस की चीज़ है कि नहीं? तो इंट्रापोलेट इट एंड फाइंड आउट व्हेन इट हैज़ टेकन प्लेस। तो इसका मतलब है कि सर प्रासंगिकता जो है ऐतिहासिकता के साथ भी जुड़ी हुई है और वैदिकता के साथ भी जुड़ी हुई है। मेरा प्रश्न प्रोफेसर राजीव जी से है कि सर इतिहास इज ए वेरी ऑथेंटिक एंड एनरिच्ड सोर्स ऑफ विजडम एंड आल्सो don't you think many important things were missing in our history and many have been not reported rightly and at many places we missed our culture to mention, जैसा कि सर ने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हम ही मिस कर गए हमारी नॉलेज को, तो दुनिया के सामने आती कैसे? नहीं, हमने क्यों मिस किया? सर ने अभी इतने सारे उदाहरण दिए, सर ने भी दिए उदाहरण, इसमें लोक ज्ञान कहाँ है? हाँ हाँ है लोक ज्ञान क्या? आपने ज्ञान को एक वर्चस्व की संस्कृति बना करके अपने पास रखा। जी। संस्कृत आपकी देव भाषा बनी और वो आम जन तक नहीं पहुंच पाई। आपने अपने ज्ञान को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया कि वो लोगों की समझ में नहीं आया, नंबर एक। लेकिन सर जी नंबर दो, जिनके पास ज्ञान था, जो जमीन पर खड़ा हुआ था वहाँ किसान, जो वहाँ खड़ा हुआ था मजदूर, जो वहाँ खड़ी हुई थी महिलाएं, उनके ज्ञान को आपने नकारा। ये जो नकार की संस्कृति चली ना ज्ञान के साथ में, आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ था। अगर सब कुछ था तो फिर ये शोषण की संस्कृति कहाँ थी? फिर ये इस तरह का संस्तरण कहाँ था? कहाँ था फिर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन? हम ठीक है, हमारे पास बहुत कुछ था, लेकिन हमारे पास एस्ट्रोलॉजी भी थी। हमने किसी तरह के कई तरह के सैक्रिफाइसेस करके, क्यों हुआ बुद्ध धर्म का जन्म, क्यों हुआ जैन धर्म का जन्म, कैसे सिखिज्म उभर करके आया, ये जो प्रोटेस्ट रिलीजन्स हैं इंडिजीनियस कैरेक्टर के, उनके आने के कारण क्या थे? हमने अपने ज्ञान को, जो भी आज कह रहे हैं हम कि हमारे पास इतनी सारी नॉलेज है और वो सत्य है कि हमारे पास में ये ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हमने इसे अपनी निजी संपत्ति बना करके रख लिया। और निजी संपत्ति पर अगर आधारित ज्ञान होता है ना, तो वो ग्लोरिफिकेशन नहीं होता, वो पावर का पोजेशन होता है, वो अथॉरिटी का पोजेशन होता है। हमने नॉलेज को इसी तरह के अथॉरिटी स्ट्रक्चर के साथ जोड़ करके रख दिया और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। जिस तरह का हमारे सामने स्वरूप निकल करके आया है, वह स्वरूप क्या है। और दूसरी बात, सर ने भी बहुत सारी बात कही हनुमान चालीसा के आधार पर कि इस तरह के मैकेनिज्म में, सर भी कह रहे हैं। एक सवाल मैं आप सब लोगों से कर रहा हूँ, क्या इस तरह के ज्ञान की जिस प्रासंगिकता को हमने स्थापित कर दिया अपने लेवल पर, क्या इस ज्ञान की प्रासंगिकता को आप वैश्विक बाजार में स्थापित कर रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन का दौर, मार्केट फंडामेंटलिज्म, इसके ऊपर तो आप अपना सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपकी स्टेट ने मार्केट के सामने सरेंडर कर दिया। हर सिस्टम ऑफ नॉलेज जो आपका है वो मार्केट गवर्न फोर्सेस के रूप में निकल करके आ रहा है। एक ऐसे दौर में अगर हम इस ज्ञान की बात करें, ठीक है,
हमारे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले ये खोज करनी पड़ेगी और इस पर हमको अपने आप को बहुत फर्मली प्रस्तुत करना पड़ेगा कि क्या इस प्रकार की ज्ञान व्यवस्था जो हम ट्रेडिशनलिटीज के आधार पर और क्लासिकल कैरेक्टर के आधार पर ले रहे हैं, ये ग्लोबल मार्केट फंडामेंटलिज्म की और उसके सामने सरेंडर कर चुके स्टेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। देखिए, एक समाजशास्त्री का प्रश्न है और एक अर्थशास्त्री से बेहतर इसका उत्तर कोई दे नहीं पाएगा। तो जैसा कि राजीव सर ने कहा कि ग्लोबल मार्केट गवर्न सारी स्ट्रेटेजीज बन रही हैं, इकोनॉमिक्स गवर्न सारी चीज़ें बन रही हैं, तो मेरा प्रश्न है प्रोफेसर माथुर साहब से, एमडी माथुर साहब से, कि सर पहला तो प्रश्न क्या है, आप इस बात से सहमत हैं राजीव जी जो बात कह रहे हैं? सहमत। और अगर आप सहमत हैं तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्या, या यही एकमात्र ऑप्शन है कि हम इसी तरह चलेंगे? नहीं, हम कोशिश भी कर रहे हैं ग्लोबल मार्केटिंग की तरफ जाने की। ऐसा नहीं है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जो मेटावर्स हो गया, हम कहते थे साहब कृष्ण जी के 16,000 रानियाँ थी और वो सबके पास एक साथ प्रेजेंट होते थे, ओमनी प्रेजेंट थे सबके। अब जो मेटावर्स आ रहा है, ये वर्चुअल प्रेजेंस क्या है? नाउ वी आर रिलेटिंग दिस वर्चुअल प्रेजेंस, मेटावर्स इज वर्चुअल प्रेजेंस। ये जो डिजिटल ज्ञान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इन्हीं भारतीय ज्ञान परंपरा से आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि तर्क, संशय, सिद्धांत और निर्णय, ये 4 चीजें हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ छात्रों के लिए भी, तर्क, संशय, सिद्धांत और निर्णय। इस पूरे कंसेप्ट में प्रयोजन मिसिंग है। तो प्रयोजन की प्रासंगिकता क्या है? माथुर साहब बताइए कि पर्पज, प्रयोजन, वो कैसे सुनिश्चित किया जाए? पर्पज सुनिश्चित आर्गुमेंटेशन से ही होगा, तर्क से ही होगा। और तर्क जैसे आप देखेंगे जो एक 8वीं शताब्दी में जो तर्क हुआ था मंडन मिश्र के बीच में और आदि शंकराचार्य के बीच में, और जीव और ब्रह्म अलग है या एक है, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? इफ यू से दिस इज करेक्ट, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? इफ यू से दिस इज करेक्ट, व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट? सो आर्ग्यूमेंटेशन से तर्क। तो बहुत ही सारगर्भित चर्चा आज हमारे सभी पैनलिस्ट के साथ हुई। बहुत ही जिसको कहते हैं कि ऐसे प्रश्नों पे भी चर्चा हुई जिस पे मतभेद भी हमें दिखा, लेकिन सब मिला के अगर बात की जाए तो सभी पैनलिस्ट इस बात से खासे एकमत हैं कि भारतीय शिक्षा जो परंपरा है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, वो बहुत ही एक रिच सिस्टम है, एक रिच रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है, और जिसका कि हमारे विद्यार्थियों में, हमारे जो प्रेजेंट जो जनरेशन है, जो यूथ हैं, उन तक वो बात जानी चाहिए। और उन तक बात जाने में यूथ का भी एक रोल है कि वो भी अपना दायित्व समझें। और डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन को एक बार पुनः साधुवाद देते हैं एक ऐसे कार्यक्रम की, एक ऐसे विचार की शुरुआत करने के लिए कि जिसमें विद्यार्थियों को हमने भागीदार बनाया इस चर्चा का, और एक चर्चा प्रारंभ हुई कि किस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा पर हम गौरव करें, कैसे उसे संवर्धित करें, कैसे उसे संपोषित करें, और किस प्रकार मॉडर्न एजुकेशन को हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।